हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मजे में हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जो हमारा 11th चैप्टर है राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री का। बच्चों, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, मैंने कहा था इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। हमने एल्कोहल की इंट्रोडक्शन पार्ट, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल को बनाने की विधियां, एल्कोहल के भौतिक गुण, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, ये सब हम खत्म कर चुके। फिनोल की बात करूं तो फिनोल का नामकरण, फिनोल को बनाने की विधियां, फिनोल के भौतिक गुणधर्म और फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई, जिसमें हमने बहुत सारी नेम रिएक्शंस और क्रिया विधियों के बारे में जाना। एल्कोहल और फिनोल की बातें तो हो गई खत्म। अब बचा इनका तीसरा भाई, कौन? ईथर। ईथर के बारे में हमने सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी, लेकिन ईथर को हम बनाएंगे कैसे, ईथर के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, ये टॉपिक अभी हमारा बाकी है। पर बच्चों, उसको शुरू करने से पहले आपके चैप्टर में एक टॉपिक ये भी है कि आपने जो एल्कोहल और फिनोल देखे, उनका आपके दैनिक जीवन में औद्योगिक महत्व क्या है। औद्योगिक महत्व का मतलब होता है कि इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ है, इंडस्ट्री में ये आपको क्या क्या काम में आता है। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे है तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक आपकी बुक का, लेकिन हम बुक का कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, हमें छोटे से छोटे पैराग्राफ को भी स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। क्लियर? तो आज हम ईथर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम एल्कोहल के औद्योगिक महत्व के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एल्कोहल का आपका औद्योगिक महत्व है। क्लियर? तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। 7th लेक्चर में मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया करवा चुकी हूं फिनोल की, तो फिनोल तक का पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, टॉपिक का नाम है औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल। अब औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल पढ़ने के साथ साथ इस चैप्टर के हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि हमने जो पिछला पढ़ा है वो हमें क्लियर है या फिर नहीं है। तो बच्चों, औद्योगिक महत्व का मतलब क्या हुआ? औद्योगिक महत्व का मतलब होता है एल्कोहल ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। एल्कोहल ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस मतलब वो एल्कोहल जो इंडस्ट्री में काम आएंगे। अब बच्चों, एल्कोहल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में और जो एप्लीकेशन जिनकी है, जिनकी महत्वता आपके दैनिक जीवन में है, वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है? तो वो कौन से 2 एल्कोहल हैं जिनको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे? पहला है आपका मेथेनॉल। कौन है? मेथेनॉल। और दूसरा है आपका एथेनॉल। ठीक है? तो इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में इन दोनों अल्कोहलों की बहुत महत्वता है। तो आज हम विस्तार में मेथेनॉल और एथेनॉल को पढ़ेंगे और साथ ही इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक मेथेनॉल के साथ कि मेथेनॉल आपका कहां कहां पर उपयोग में आता है। तो हमारा टॉपिक है, चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं मेथेनॉल की। मेथेनॉल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहेंगे मेथेनॉल को? मेथेनॉल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। अब मेथेनॉल को हम वुड स्पिरिट क्यों कह रहे हैं? मेथेनॉल को हमने वुड स्पिरिट क्यों कहा? क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है। क्या होता है? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है। क्लियर? तो मेथेनॉल को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेथेनॉल को हम वुड स्पिरिट कहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो मेथेनॉल का जनरल सूत्र होता है वो CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH मेथेनॉल का जनरल सूत्र है। अब मेथेनॉल जो है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो मेथेनॉल को प्राप्त करने की विधि क्या है? आपको क्या करना है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनन करना है। क्या करना है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हम हाइड्रोजनन करेंगे। ये हाइड्रोजनन हमेशा
जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की उपस्थिति में होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनन करें जिंक ऑक्साइड Cr2O3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमको प्रेशर को भी ज्यादा लेना है, उच्च दाब, और हमें टेम्परेचर को भी ज्यादा लेना है, उच्च ताप। तो उच्च ताप पर और उच्च दाब पर जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनन करते हैं जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की उपस्थिति में, टेम्परेचर लेना है हमें 573 से 673 केल्विन और प्रेशर हमको लेना है 200 से 300 एटमॉस्फेयर। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ आपको मिलेगा CH3OH, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, ये प्रोडक्ट हुआ आपका मिथेनॉल। क्लियर है? तो ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनन द्वारा। क्लियर है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च ताप और उच्च दाब पर ZnO Cr2O3 की उपस्थिति में अगर आप हाइड्रोजनन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मेथेनॉल मिलेगा। अब बच्चों ये जो मेथेनॉल होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका एक रंगहीन द्रव है। कैसा द्रव है? पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक आपका रंगहीन द्रव है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये पदार्थ अत्यंत विषैली प्रवृत्ति का है। कैसी प्रवृत्ति का है? विषैली प्रवृत्ति का है। अगर आपने इसका कम मात्रा में भी सेवन किया है तो भी क्या हो सकता है, आंखों का अंधापन इसके कारण हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। क्लियर? इसके अलावा अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, अगर हम इसके ज्यादा अमाउंट के कांटेक्ट में आ गए तो किसी भी पर्सन की यहाँ पर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है। इसके अलावा इसका एक और उपयोग क्या है कि ये जो हमारा मेथेनॉल होता है, ये मेथेनॉल क्या बनाने के काम में आता है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने के काम में आता है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है, जिसको हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड को अगर हमें बनाना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेथेनॉल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि मेथेनॉल को हम कैसे बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और मेथेनॉल से हम क्या आगे और बना सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज, इसको वुड स्पिरिट कहा जाता है, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा आपको प्राप्त होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एथेनॉल, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब 2 कार्बन, सीधा भी लिख सकते हो C2H5OH, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। एथ मतलब 2 कार्बन, ओल मतलब मेरा एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये हुआ इसका एथेनॉल का सूत्र। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 कार्बन है, OH यहाँ लगा है, और बाकी जगह 5 क्या लगा दो, 5 यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा दो। तो ये हो गया इसका C2H5OH का स्ट्रक्चर। अब ये एथेनॉल जो है, इसका आपके दैनिक जीवन में औद्योगिक रूप में यहाँ पर इसका क्या महत्व है। तो अब बात है एथेनॉल की। तो बच्चों, एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वित की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब ये किण्वित की प्रक्रिया क्या है? पहली चीज, तो अगर आपको एथेनॉल जिसका जनरल सूत्र C2H5 है, उसको औद्योगिक स्तर पर बनाना है। एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन, या फिर आप बोल सकते हो किण्वित की विधि द्वारा बनाया जाता है। किण्वित मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिससे आपका अल्कोहल बनता है। कैसे बनाया जाता है इसको किण्वित की विधि द्वारा बनाया जाता है। किण्वन, या फिर हम बोल सकते हैं किण्वित की विधि द्वारा। किण्वित मतलब हो गया फर्मेंटेशन। क्लियर? अब
आप ये जानते हो कि आपने अगर अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग की बात सुनी हो तो बच्चों अल्कोहल जो है वो हमेशा उन चीजों से बनती है जिसमें शक्कर होती है, शर्करा होती है। अब होता क्या है, ये शर्करा क्या होती है, माल्टोज की फॉर्म में, गन्ने में किसी ना किसी रूप में ये शर्करा पाई जाती है। तो जब इस शर्करा का किसी एंजाइम के साथ किण्वन होता है, किण्वित होता है, किण्वित की अभिक्रिया होती है, तो वो अभिक्रिया होने पर ये आपको देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसका जनरल सूत्र एक जैसा होता है। अब इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर आपने किसी और एंजाइम के साथ किण्वित किया तो आपको क्या मिलता है, आपको इथेनॉल मिलता है। और साथ में जो यहाँ पर गैस निर्मित होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो देखिए आपके जितने भी शर्करा युक्त पदार्थ हैं, शर्करा युक्त पदार्थों से अल्कोहल को बनाना एक पुरानी विधि है। कैसी विधि है, एक पुरानी विधि है। ठीक है बच्चों, जो शक्कर से अल्कोहल बनाते थे ना, आपने देखा होगा कि शक्कर आपकी गन्ने में भी होती है, शक्कर आपकी माल्टोज में भी होती है, शक्कर आपकी, आपने देखा है कि जो भी शक्कर युक्त चीजें हैं जैसे सेब हो गए, अंगूर हो गए, तो इनसे भी हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो पुराने टाइम से ही पुरानी विधि है सबसे ज्यादा कि आपने शर्करा से किसको बनाया, आपने इथेनॉल को बनाया। अब होता क्या है, ये शर्करा आपकी कहां कहां पाई जाती है, ये शर्करा आपकी कहां पाई जाती है, ये शर्करा माल्टोस, गन्ने, अंगूर व सेब में पाई जाती है। इन सब में पाई जाती है शर्करा। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, शक्कर का जनरल सूत्र होता है C12H22O11। अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो, ये आपका शक्कर का जनरल सूत्र है, C12H22O11। ठीक है, ये शक्कर का सूत्र है। किसका सूत्र है, शर्करा का। अब मैंने बोला कि इस शर्करा का मुझे किण्वन करवाना है, किण्वित विधि, फर्मेंटेशन विधि मुझे इसके ऊपर करवानी है, लेकिन किस एंजाइम की उपस्थिति में करवानी है, उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है उस एंजाइम का, उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। अगर इस शक्कर को आप इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वित करवाते हो तो ये आपकी टूट जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, जिसका जनरल सूत्र जो है वो एक समान है। तो वो किसमें टूट गई, C6H12O6, C6, यहां भी बना C6H12O6। ये कहलाता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, और ये कहलाता है बच्चों आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी शुगर है, ग्लूकोज भी आपकी शुगर है। तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर आपने शर्करा का किण्वन किया, उनको किण्वित किया, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो टूट गई। ठीक है, अब आगे क्या होगा, हमने देखा C12H22O11 ये आपकी शुगर है, शर्करा है। इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने डाला इन्वर्टेज का एंजाइम, इन्वर्टेज का एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम डालते ही ये टूट गई C6H12O6 में और ये टूट गया C6H12O6 में। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा ग्लूकोज का फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्योंकि सेम है तो ये भी हो गया मेरा फ्रक्टोज का फॉर्मूला। क्लियर, इतना क्लियर है। चलिए, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो आपको मिल गई। अब अगर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर आप यहां पर जाइमेस का एंजाइम डालते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है इथेनॉल में और साथ में आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हुआ क्या, C6H12O6।
क्लियर। इसमें हमने क्या देखा, हमने जो एंजाइम डाला उसका नाम था जाइमेस, इसको बोलते हैं जाइमेस, ठीक है। जाइमेस एक एंजाइम का नाम है। अगर आप इसमें ये डालते हो तो आपको मिलता है C2H5OH प्लस साथ में यहाँ पर प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये C2H5OH ही आपका क्या है, इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है इसका, एथेनॉल। और जो यहाँ पर गैस उत्पन्न हुई इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है क्या बच्चों इतना कि अल्कोहल कैसे बना? ये मैंने आपको अल्कोहल को इथेनॉल को बनाने की विधि बताई। एथेनॉल को बनाने की विधि, तो एथेनॉल को बनाने की जो विधि है वो अत्यधिक, आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा सरल है। किया क्या हमने ली पहले शर्करा। शर्करा आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो गन्ने की शक्कर हो सकती है, वो सेब की शक्कर हो सकती है, या फिर वो अंगूरों की शक्कर हो सकती है। उस शक्कर को हमने इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वित करवाया। किण्वित करवाने का मतलब होता है मैंने इसका यहाँ पर फर्मेंटेशन करवाया। फर्मेंटेशन करने के बाद मुझे यहाँ क्या मिला, C6H12O6, C6H12O6, दोनों ही सूत्र एक समान है। एक सूत्र हो गया ग्लूकोज का, एक हो गया फ्रक्टोज का। अगर इस ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हमने जाइमेस की उपस्थिति में कराई, दोनों एंजाइम के नाम याद रखना, यहां पर मैंने लिया है इन्वर्टेज और यहां मैंने लिया है जाइमेस। इन्वर्टेज और जाइमेस की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें मिला इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है कि आप देखते हो कि जब अंगूर पक जाते हैं तो अंगूर पक जाते हैं, अगर आप उस पर दबाव डाल के उनको दबाएंगे तो दबाने के बाद क्या होगा कि उसमें से शर्करा उत्पन्न होगी। अब अगर वो शर्करा इन्वर्टेज के साथ कंबाइन हो गई तो वो आपको क्या देगी, वो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगी, और अगर फिर उसमें आपने जाइमेस एंजाइम डाला तो आपको इथेनॉल मिल जाएगा। तो ये तरीका है आपका इथेनॉल को बनाने का। अब ये जो आपका इथेनॉल बना है, ये जो इथेनॉल बना है, अगर ये बनते बनते ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, किसके संपर्क में आ गया, ये C2H5OH आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, तो बच्चों ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये आप CH3 CH2 COOH इथेनोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगर ये इथेनॉल ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो ये क्या बना देगा, ये आपका इथेनोइक अम्ल बना देगा। तो ये तो हुई इथेनॉल को बनाने की विधि, कैसे हमने शर्करा से इथेनॉल को बनाया। और शर्करा आपको किस में मिलेगी, गन्ने में, माल्टोज में, सेब में और पके हुए अंगूरों में। तो ये हुआ इथेनॉल को बनाने की विधि। अब एथेनॉल अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, हम बात करेंगे इसके उपयोग की। अब बच्चों आपने देखा कि मेथेनॉल भी आपका बहुत उपयोगी था, तो जैसे मेथेनॉल उपयोगी था एथेनॉल भी आपका उपयोगी है। पेंट के विलायक के रूप में आप इसको काम में लेते हो। तो इसका पहला एप्लीकेशन क्या हुआ, पेंट के विलायक के रूप में। पेंट के विलायक के रूप में हम किसको प्रयोग में लेते हैं, हम इस एथेनॉल को प्रयोग में लेते हैं, पेंट में इसको हम काम में लेते हैं। और भी इसके बहुत सारे औद्योगिक महत्व हैं, लेकिन बच्चों अगर ये आपका एथेनॉल बना है, अगर इस एथेनॉल में मैं पिरिडिन या फिर मैं इसमें H2SO4 डाल दूं तो मैं बोलूंगी कि मैंने इसकी प्रकृति को बदल दिया। अगर मैंने C2H5OH में कुछ ऐसा मिला दिया कि अब ये पीने लायक नहीं रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि अल्कोहल जो है वो एक पेय पदार्थ है, लेकिन वो बहुत नशीला है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमने क्या किया, ये जो C2H5OH है ना, इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने पिरिडिन मिला दिया। क्या मिलाया, पिरिडिन मिला दिया। इस C2H5OH में मान के चलो कि हमने SO2 मिला दिया, कुछ भी हमने इसको
ऐसा मिलाया कि हमने इसकी जो पेय वाली उपयोगिता है, जो ये पेय पदार्थ के रूप में काम आता है, उस उपयोगिता को हमने खत्म कर दिया। तो अगर आपने इसमें ऐसा कुछ मिलाया है तो अब ये अल्कोहल आपके पीने लायक नहीं रहे। अल्कोहल जो ये दोनों हैं, इनकी पेय उपयोगिता समाप्त हो गई। अब दोनों अल्कोहल ये क्या रहे, पीने लायक नहीं रहे, आप इसको पी नहीं सकते। तो आप देखो कि मैंने इसमें कुछ मिलाया तो ये इसने अपने नेचर को ही बदल दिया, ठीक है। तो इसके नेचर को अगर हमने बदला तो हम इसको बोलते हैं कि हमने अल्कोहल का डीनेचरेशन किया, जिसको मैं बोलती हूँ अल्कोहल का विकृतीकरण। हमने इसकी विकृति को ही बदल दिया। अगर C2H5OH ऐसे ही अवेलेबल होगा तो लोग उसको पिएंगे, लेकिन वो पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने उसके नेचर को ही बदल डाला, ये दोनों केमिकल डाल के। अगर ये दोनों केमिकल आपने डाल दिए तो वो जहरीला बन गया, और अगर वो जहरीला बन गया तो आप अब उसको पी नहीं सकते। तो इसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में यहाँ पर लिख रही हूं कि हमने यहाँ पर अल्कोहल का क्या कर दिया, विकृतीकरण। हमने उसकी विकृति को ही बदल डाला, उसके नेचर को ही बदल डाला। अगर नेचर को बदल डाला तो अब आप लोग उसको पी नहीं सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? क्या डालेंगे, या तो SO2 डालेंगे या फिर पेरिडीन डालेंगे। अब अल्कोहल जो है वो आपका एक ऐसा द्रव है जो रंगहीन है। तो एक तो इसकी प्रॉपर्टी हुई, इथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, ठीक है, इसका कोई रंग नहीं होता। अगर मैं इसके क्वथनांक की बात करूं तो इस एथेनॉल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 351 केल्विन है। इसका क्वथनांक कितना है, 351 केल्विन है। तो ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि आप अगर बात करोगे अल्कोहल एथेनॉल की, तो एक ये रंगहीन द्रव होता है। रंगहीन द्रव का मतलब कि इसका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। और दूसरा, इसका जो क्वथनांक है वो 351 केल्विन होता है। क्वथनांक का मतलब हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। अब अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल का सेवन आपके जो भी केंद्रीय, हम कह सकते हैं कि जो हमारे केंद्रीय ऑर्गन्स हैं, सेंट्रल जो हमारा पूरा सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप उसका मध्य सेवन करते हैं तो आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मितली, बेहोशी, ये सब। और अगर अल्कोहल की मात्रा का सेवन बहुत ज्यादा हो गया तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा जो अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा हमारे लिवर को प्रभावित करता है। अगर लिवर प्रभावित होगा तो हमारी जो आयु होगी वो कम हो जाएगी और हम जल्दी ही मृत्यु हमारी हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे अल्कोहल के दुष्प्रभाव। कि अल्कोहल के क्या दुष्प्रभाव हैं। तो बच्चों, अल्कोहल का पहला दुष्प्रभाव ये है कि ये आपके केंद्रीय सिस्टम, जिसको आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इसका प्रभाव है लीवर पर। दूसरा ये है कि इससे बीमारी हो सकती है बेहोशी, मितली, ये बीमारियां इससे हो सकती है। ज्यादा सेवन आप इसको करोगे तो ये आपके लिए मृत्यु का कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही घातक है। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल के हमारे स्वास्थ्य पर इतने ज्यादा हानिकारक दुष्प्रभाव हैं, तो हम इसके सेवन को नहीं करें, हम इसके सेवन को रोकें। पर हम ऐसा नहीं करते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, जितनी भी अल्कोहलिक चीजें हैं उनका सेवन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये सारी बीमारियां जो है उनको हम न्योता दे रहे हैं, उनको इन्वाइट कर रहे हैं अपने लिए। क्लियर? तो ये था इथेनॉल। तो हमने देखा कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इथेनॉल को हम कैसे बनाएंगे, शर्करा से, ग्लूकोज फ्रक्टोज में हम बाद में जाइमेस नाम का एंजाइम डाल के इथेनॉल को बनाएंगे। इथेनॉल को
नेचर को बदलना विकृतीकरण कहलाता है। हमने देखा कि इसका क्वथनांक कैसा है, ये एक कलरहीन, रंगहीन है, कलरलेस आपका द्रव है, इसके अलावा इसके हानिकारक दुष्प्रभाव। क्लियर है। अब जैसा कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए बच्चों क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो बच्चों इस सीक्वेंस में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं से बनने वाले मुख्य उत्पादों की संरचना कीजिए। तो देखो हम कैसे यहाँ पर उत्पाद जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 3-मेथिल फिनोल का मोनोनाइट्रोकरण करो। अब हमको क्या लेना है, 3-मेथिल फिनोल। तो मुझे पहले फिनोल बनाना पड़ेगा और फिनोल बनाने के साथ मुझे थर्ड वाली पोजीशन पे मेथिल ग्रुप लेना पड़ेगा 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, इसका मोनो नाइट्रेशन करना है, मतलब नाइट्रेशन सिर्फ एक ही बार करवाना है। नाइट्रेशन करवाना मतलब HNO3 ऐड करना। इससे पहले हमने जो भी क्लासेस की हम समझ चुके हैं कि नाइट्रो ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जब मैं इसका मोनो नाइट्रेशन करवाऊंगी तो मोनो नाइट्रेशन करवाने के बाद जो OH और CH3 है वो तो अपनी पोजीशन पे ही होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप कहाँ मिलेगा, एक मुझे इस पोजीशन पे मिलेगा, एक ऑर्थो पे और एक मुझे पैरा पोजीशंस पे मिलेगा। तो यहाँ पर मोनो नाइट्रेशन करवाने के बाद हमने ये देखा कि एक NO2 हमें यहाँ मिला और एक NO2 ग्रुप हमें यहाँ पर मिला। तो ये था आपका 3-मेथिल फिनोल का मोनो नाइट्रेशन। अगला प्रश्न है हमारा 3-मेथिल फिनोल का डाइनाइट्रोकरण। लेना क्या है, 1 2 3, ये आपका फिनोल है, 3 पे आपको मेथिल लेना है। तो ये हो गया हमारा 3-मेथिल फिनोल, ये हो गया मेरा 3-मेथिल फिनोल। अब मुझे 3-मेथिल फिनोल का क्या करना है, डाई नाइट्रेशन करना है, मतलब NO2 मुझे 2 बार जोड़ना है। अब मुझे ये तो पता ही है कि NO2 हमेशा कैसा होता है, ऑर्थोपैरा निर्देशित होता है। तो जब मैं इसका डाई नाइट्रोकरण करूंगी, मैं इसका डाई नाइट्रोकरण करूंगी तो यहां पर मुझे क्या उत्पाद मिलेगा, देखिए यहां पर ये हो गया OH और CH3 जहां लगा है वहां लगेगा। एक NO2 तो आपका जुड़ जाएगा यहां और एक NO2 जुड़ जाएगा आपका यहां। क्लियर। तो 2 NO2 जुड़ेंगे, एक जुड़ेगा ऑर्थो वाली पोजीशन पे, एक जुड़ेगा आपका पैरा वाली पोजीशन पे। क्योंकि अभिक्रिया का नाम डायनाइट्रोकरण है तो मुझे कितने NO2 को यहां पर जोड़ना है, 2 NO2 को यहां पर मुझे जोड़ना है। सिंपल। चलिए, तो ये था आपका ख भाग इस अभिक्रिया का। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा ग भाग, फेनिल एथेनोएट का मोनोनाइट्रोकरण। अब पहले तो ये देखें कि फेनिल एथेनोएट क्या होता है। ये तो हो गया आपका फेनिल, मतलब फिनाइल की रिंग। एथेनोएट, ठीक है, एथेनोएट का मतलब OCOCH3, इसको हम बोलते हैं एथेनोएट समूह। क्या बोलेंगे, OCOCH3। क्लियर बच्चों, OCOCH3 समूह को हम बोलते हैं एथेनोएट का समूह। अब मुझे इसका करना है मोनोनाइट्रोकरण। क्या करना है, मोनोनाइट्रोकरण। तो बच्चों जब मैं इसका मोनोनाइट्रोकरण करती हूं तो मुझे पता है कि हमेशा जो मेरा नाइट्रो वाला ग्रुप है वो कैसा है, वो हमेशा ऑर्थोपैरा निर्देशित है। तो ऑर्थोपैरा निर्देशित होने की वजह से इस रिंग पे यहां आ गया OCOCH3 और मोनोनाइट्रोकरण मैं इसका कर रही हूं। इसका मतलब यहां से एक NO2 जाएगा, उसको मैं कहां लगा दूं, या तो मैं ऑर्थो पे लगा दूं या फिर मैं उसको पैरा पे लगा दूं। तो यहां मैंने लगा दिया NO2। तो आपको ध्यान रखना है कि फेनिल एथेनोएट का मतलब होता है फिनाइल की रिंग, एथ का मतलब 2 कार्बन और OH ग्रुप मतलब आपका कौन सा ग्रुप हुआ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हुआ। क्लियर है इतना। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए हुए जाएंगे कि आपको अभिकर्मक दिया होगा, उत्पाद को पहचानना होगा। कई बार आपको अभिकर्मक और उत्पाद दोनों दिए होंगे, लेकिन आपको इस एरो के ऊपर जो लिखना है ना उसको पहचानना होगा। तो इसके लिए जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। हर चैप्टर की अभिक्रिया को अलग रूप से आपको एक नोट्स के रूप में जो भी मैं लिखाती हूँ उसको आप सिर्फ लिखते जाइए, ताकि आपको एग्जाम में हर पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो सके। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने अल्कोहल्स का औद्योगिक महत्व देखा, और औद्योगिक महत्व के अल्कोहल हमारे पास दो हैं, मेथनॉल और एथेनॉल। साथ ही इनका महत्व होने के साथ साथ ये हमारे लिए अच्छे भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने देखा कि इनके अगर दुष्प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे पड़ते हैं तो हमें अनेक बीमारियों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा अल्कोहल और फिनोल का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो अल्कोहल फिनोल का तीसरा भाई है, उसका नाम है ईथर, और सारी चर्चा हम सिर्फ ईथर के ऊपर ही करेंगे। क्लियर? तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी को समझ में आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट, स्टडी मटेरियल या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। Okay, so thank you so much. Have a great day and stay connected with us. आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।